नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, आज एक उस मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं जिस मुद्दे पर आम तौर पर मैं अपने इस वीडियो में नहीं करता हूं, वैसे तो बातचीत करते ही हैं। और बात करने जा रहे हैं हम एग्जिट पोल्स पर। एग्जिट पोल्स को लेकर, जैसा कि अब चुनाव हो चुके बिहार में, हम लगातार बिहार के चुनाव की बात करते आ रहे हैं। मैंने क्या अनुमान लगाया है, मैं सीटों का अनुमान, सीटों की संख्या का अनुमान बिल्कुल नहीं लगाता हूं, हमारा वो काम भी नहीं है। लेकिन रुझानों का अंदाज हम जरूर लगा लेते हैं और आमतौर पर वो रुझान सही भी होते हैं। तो बिहार चुनाव खत्म हो गए, मतदान खत्म हो गए और अब मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल्स की बाढ़ आ गई। लगभग 1.5 दर्जन अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल्स आए हैं, जो सर्वे कराने वाली एजेंसियां हैं, और लगभग सभी ने 17 एजेंसियों की जानकारी हमारे पास है, कितनी एजेंसियों ने सर्वे कराए हैं। उनमें से लगभग सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं। 150 के राउंड, यानी कोई 154 दे रहा है, कोई 138 दे रहा है, कोई 150 दे रहा है, इस तरीके से कि 243 सदस्यीय विधानसभा में 150 के करीब सीटों के साथ एनडीए को सत्ता में वापस लौटता हुआ दिखा रहे हैं। डीबी लाइव एक डिजिटल चैनल है, देशबंधु ग्रुप अखबार है, बहुत बड़ा एक सम्मानित अखबार है। उन्होंने एक सर्वे कराया है और उसमें वो इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मेरी जानकारी में शायद वही एक है जो स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन को बहुमत दे रहा है। बाकी सारे सर्वे जो हैं वो एनडीए गठबंधन को बहुमत दे रहे हैं। दरअसल बात हम इसकी इसलिए करना चाहते हैं, पहले तो आपको बता दें कि ये जो चुनावी सर्वेक्षण होते हैं, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण एक होते हैं, एक एग्जिट पोल्स होते हैं। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण अक्सर आते रहते हैं, माहौल लोग जानने की कोशिश करते हैं चुनाव से पहले कि क्या माहौल चल रहा है, किसके पक्ष में चल रहा है। कोई वेव चल रही है, कोई अंडर करंट चल रही है, किसी के पक्ष में स्पष्ट रूप से रुझान दिखाई पड़ रहा है। उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि क्या लोग चाह रहे हैं, किसके फेवर में, किसकी सरकार चाहते हैं, किससे नाराज़गी है, इस तरह से। उसके लिए जो सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं, बाकायदा एक क्वेश्चनेयर तैयार करती हैं, उसमें तमाम तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और वो सवाल बहुत रिसर्च करके बनाए जाते हैं पहले, और फिर लोगों को दिया जाता है, उनका जवाब लिया जाता है। वो चाहे 1 to 1 जाकर कागज़ पे दे दें जैसा पहले हुआ करता था, या फिर अब उसके डिजिटल तरीके भी हैं, उसके ज़रिए वो ऑनलाइन भी आजकल कराया जाता है। और जो एग्जिट पोल्स होते हैं, ये एग्जिट पोल्स लोग जब मतदान देकर वापस आते हैं तब उनसे उनकी राय ली जाती है कि उन्होंने किसको वोट दिया है, क्यों दिया है, क्या सारी चीज़ें हैं। और वो अपना एक सीक्रेट कागज़ पर एक फॉर्मेट होता है, उस पर लिखकर वो डाल देते हैं उस बॉक्स में। ये तरीका होता है। इसके बाद उसमें बाकायदा उसकी डेटा एनालिसिस होती है, और ये एक तरीके की साइंस है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी। और अगर कायदे से सैंपल लिए जाते हैं, उनकी एनालिसिस होती है, अलग अलग तरीके के सैंपल लिए जाते हैं, तो वास्तव में ये जो मतदाताओं का रुझान होता है लगभग उसके आसपास पहुंचते हैं। 1-8% का वहाँ पर एरर की संभावना होती है, गलतियों की संभावना होती है, वोट परसेंटेज में भी और सीटों की संख्या में भी। और ऐसा कई बार देखा गया है, कई बार चुनाव के नतीजे आए हैं जिसमें एग्जिट पोल्स हुए हों तो वो बिल्कुल नतीजों के करीब पहुँचते हुए दिखाई पड़े। लेकिन यहाँ पिछले करीब 10 साल से हम देख रहे हैं कि जो भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, ज़्यादातर उसमें बुरी तरीके से फ्लॉप होते दिखाई पड़ रहे हैं, गलत होते दिखाई पड़ रहे हैं। पहले हम कुछ एग्जिट पोल्स की चर्चा करेंगे, उसके बाद ये भी बात करेंगे कि आखिर ये गलत क्यों हो रहे हैं। और यही हमारे आज के टॉपिक का मेन, जो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, उसका मुख्य जो थीम है यही है, आपको ये बताना। बहुत सारी चीज़ें अंडरग्राउंड होती हैं, लोगों को पता नहीं होता है, उनको ये लगता है कि हाँ ये तो सर्वे हो रहा है, और ये सर्वे अगर वास्तव में हो रहा होता है तो निश्चित तौर पर ये सटीक नतीजे देता है। ये जो गणना विज्ञान है, यानी ये जो डेटा साइंस है, इसको हम
नकार नहीं रहे हैं, इसका हम समर्थन कर रहे हैं। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि एक जो गणित है, एक विश्लेषण का जो विज्ञान है, आंकड़ों के विश्लेषण का विज्ञान, उसको किस तरीके से झुठलाया जा रहा है, उस पर किस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं इन सर्वे एजेंसियों की वजह से, जो गलत तरीके के सैंपल और नहीं लेते हैं, और या फिर किस तरीके से करते हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि कैसे ये आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं। पहली बात, बिहार को ही ले लें। अभी बिहार के जो एग्जिट पोल्स आए हुए हैं सारे के सारे, उन एग्जिट पोल्स में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बन रही है। अब उस एनडीए सरकार की वापसी हो रही है, यानी नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि वो बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या होगा ये चुनाव के बाद पता लगेगा, और चुनाव के बाद बीजेपी और जेडीयू को मिलने वाली सीटों से ये तय होगा। लेकिन एनडीए की सरकार की वापसी दिखाई जा रही है। आपको हम इसी बिहार के चुनाव के पिछले 2 नतीजों को, एग्जिट पोल्स के नतीजों और वास्तविक नतीजों की याद दिलाएंगे। आपको भी पता होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हम आपको याद दिला रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, आपको हम याद दिला रहे हैं। 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, एनडीए के साथ वो चुनाव लड़ रहे थे। 2020 का मतलब जो पिछला चुनाव था, लोक जनशक्ति पार्टी उसमें अलग लड़ रही थी चुनाव। जो सर्वे आए हुए थे उनमें सारे सर्वे ये बता रहे थे कि एनडीए हार रहा है, इंडिया गठबंधन उसमें जीत रहा है। और इंडिया गठबंधन की उसमें हार हुई, एनडीए जीता, और जीता हालांकि बहुत बड़ी मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन 125 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली। नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। उसके पहले की अगर हम बात करें, उसके पहले का भी अगर हम आपको अगर दिखाएं आंकड़ा, तो 2015 में बिहार के सारे एग्जिट पोल्स बता रहे थे कि बम्पर मेजॉरिटी के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। 2015 के चुनाव को आप याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई एनडीए की सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अकेले दम पर पूर्ण बहुमत पाया था। और 2015 में क्या माहौल था आप लोगों ने देखा ही था। उस माहौल में बिहार के चुनाव हुए थे। लोकसभा चुनाव कराने के बाद प्रशांत कुमार चले गए थे बिहार, और बिहार में उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया था, एक नया गठबंधन तैयार कराया था, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस का। इन तीनों का जो मिला जुला गठबंधन था, इस गठबंधन के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे। और जितने भी उस समय के एग्जिट पोल्स थे, उन सब ने कहा कि एनडीए बहुत बम्पर मेजॉरिटी के साथ चुनाव जीत रहा है। लेकिन उतनी ही बम्पर मेजॉरिटी के साथ एनडीए चुनाव हार गया, और इंडिया गठबंधन बम्पर मेजॉरिटी के साथ चुनाव जीत गया। ये अलग बात है कि बाद में नीतीश कुमार जेडीयू का साथ, कांग्रेस का साथ छोड़कर वो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, लेकिन मैंडेट, जनादेश उन्होंने इन्हीं दोनों दलों के साथ गेन किया था। तो वहाँ भी ये पूरी तरीके से फेल हुए। यानी बिहार में जो पिछले 2 एग्जिट पोल्स हुए हैं, 2015 के और 2020 के, वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। जिसको जीतता हुआ दिखाया एग्जिट पोल्स ने, वास्तविक नतीजे आने पर वो हार गया, चाहे एनडीए रहा हो, चाहे इंडिया गठबंधन रहा हो। इसके बाद एक और बड़ा चर्चित एग्जिट पोल रहा, बड़ा चर्चित चुनाव रहा 2021 का, और यह था पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव। आपने देखा था बीजेपी ने क्या माहौल बना रखा था। थोड़ा सा आपको हम फ्लैशबैक में ले चलना चाहेंगे। पूरा का पूरा मीडिया ये बता रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। पूरा माहौल बनाया गया। एग्जिट चुनावी सर्वेक्षण तमाम जितने आ रहे थे सब में दिखाया गया। उसके बाद एग्जिट पोल्स आए। एग्जिट पोल्स ने वहां 294 सीटों में 150 के करीब, 150 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी को और उतनी ही सीटें तृणमूल कांग्रेस को दिखाई, यानी कांटे की टक्कर बताई। हालांकि कुछ एक एग्जिट पोल्स ऐसे थे जो कुछ टीवी चैनल्स के साथ किए गए थे, मीडिया हाउसेस के साथ किए गए थे, उन्होंने तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिला भी दिया था।
और आपको एक बात बताएं, उस समय भी स्ट्रेटजी तृणमूल कांग्रेस की बना रहे थे प्रशांत किशोर, जो अब जन स्वराज पार्टी के नेता हैं और बिहार में खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी भी लड़ रही है। उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस क्या होता है ये भी निकल कर सामने आएगा, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उस समय वो रणनीति बना रहे थे। उसके पहले उन्होंने बिहार में बनाई थी, तो आपको हमने बताया ही कि क्या कुछ रहा। उसके पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति बनाई थी 2014 में, उसका भी रिजल्ट क्या रहा। 21 में प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू बड़ा चर्चित रहा। एक कहीं पर उन्होंने कह दिया था कि आप लोग इतना माहौल बनाए हुए हैं, और सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर रही है। 150 और 2/3 बहुमत तो आप छोड़ दीजिए, वो डबल डिजिट यानी 100 के ऊपर भी नहीं पहुंच रही, 100 भी नहीं पहुंच रही है, यानी 99 के ऊपर वो नहीं बढ़ रही है। एक बात और आपको बता दें, ये और मीडिया चाहे जो माहौल बना रहा हो, लेकिन जो ग्राउंड पर लोग वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, तमाम जर्नलिस्ट थे, उनका भी ये कहना था कि कहीं कोई फाइट नहीं है, बीजेपी सीटें गेन करेगी, कांग्रेस और जो वहाँ पर लेफ्ट पार्टीज़ हैं उनका नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी गेन करेगी और ज़बरदस्त गेन करेगी। पर सरकार बनाने वाली सिचुएशन में वो नहीं जाने वाली है, सरकार तृणमूल कांग्रेस की बनेगी। ये ग्राउंड के रिपोर्टर्स कह रहे थे, जो लगातार अपनी रिपोर्ट कर रहे थे और वहाँ पर घूम रहे थे। नतीजा जब आता है तो तृणमूल कांग्रेस स्पष्ट बहुमत नहीं, 2/3 बहुमत के साथ 215 सीटों के साथ चुनाव जीतती है, सरकार बनाती है। और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं? 77। यानी वो डबल डिजिट क्रॉस करने से भी 22 सीटें नीचे रह गई। ये एग्जिट पोल्स का नतीजा रहा। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जिट पोल हुआ वो तो आपने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान। यहाँ हाँ, अभी मैं थोड़ी देर बाद एक बात करूंगा पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव की। 2024 में लोकसभा चुनाव जब हुए, लोकसभा चुनाव को भी आपने देखा किस तरीके से यहां पर 400 पार का नारा जब दे दिया गया, तो ऐसा लगा कि अब जैसे 400 पार जो है वो ब्रह्मा की लकीर है, इतनी ही सीटें बीजेपी जीतने वाली है। एनडीए का मतलब बीजेपी ही, हालांकि इसमें और भी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। और आप ये देखिए कि जितने सर्वेक्षण चुनाव से पहले आ रहे थे वो सब बीजेपी का माहौल किस तरीके से दिखा रहे थे और विपक्ष को पूरी तरीके से खारिज कर रहे थे। एग्जिट पोल्स भी आते हैं तो ज्यादातर एग्जिट पोल्स 300 350 तो सब पार करा ही रहे थे। कुछ एक ऐसे भी थे जो 400 के आस पार चले गए थे एग्जिट पोल्स, यानी उन्होंने उन आंकड़ों को पार करा दिया जिनको एक मजा लेने के लिए या ऐसे ही रैंडमली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकल गया था कि अब की बार 400 पार। तो इन लोगों को लगा कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो कुछ सोच कर कहा है, इसलिए हमको 400 पार करा देना है। तो एग्जिट पोल्स वालों ने भी 400 पार करा दिया। पहले के सर्वेक्षण तो लगातार बीजेपी का माहौल बता ही रहे थे, और जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ रहती है? 240। और अपने एनडीए के सहयोगियों को सबको मिलाकर भी वो 300 के आसपास कहीं पहुंच पाती, मुश्किल से बहुमत गेन कर पाती है। वो भी अभी 2 सहयोगी अगर चले जाएं, इधर नीतीश कुमार और उधर तेलुगु देशम पार्टी, तो फिर ये अल्पमत में आ जाएंगे। ये रहा। अच्छा, इस चुनाव में आपने देखा कुछ एक सर्वे कराने वाली जो अपने को बड़ी क्रेडिबल एजेंसी, बहुत बड़ी एजेंसी बताते हैं, बेचारे टेलीविजन के सामने कुछ लोग ऐसे थे जो रोने लगे। अब नतीजा क्या हुआ? यहां उन लोगों को अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। गलती का ये कि इस तरीके से तो ये जो विधा है, उस विधा से लोगों का विश्वास ही खत्म हो जाएगा। और स्वाभाविक है, आज कितने लोग लोड लेते हैं इसका, कितने लोग इस पर भरोसा करते हैं? बहुत कम लोग। इवन जिनको जीतता हुआ दिखाया जा रहा है वो भी भरोसा नहीं करते, यकीन मानिए। कई लोग बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि कई हम भी गए हुए थे बिहार और लगातार उस पर नज़र रखते ही हैं, कई जगहों पर मैं गया हूं। लोग पूछ रहे थे कि क्या वास्तव में ऐसा है? तो आपसे भी पूछ रहे होंगे, जो लोग बिहार के होंगे आपस में भी बातचीत करते होंगे। तो ये बहुत सामान्य सी बात है कि इस तरीके से जब एजेंसियां सर्वे करती हैं और हर बार फेल होंगी तो फिर उन पर सवाल उठेंगे और लोग भरोसा करना बंद कर देंगे। फिर चुनाव, उसके बाद चुनाव होते हैं हरियाणा में, महाराष्ट्र में और झारखंड में। वहां भी अब ये सर्वे क्या कर रहे थे, यहां जब बीजेपी को भयंकर तरीके से जीता हुआ दिखा रहे थे,
तो हरियाणा में उन्होंने हारता हुआ दिखा दिया, कांग्रेस को जीतता हुआ दिखा दिया, वहां भी उलट हो गए। हालांकि अब उलट हो गए, क्यों हो गए वो एक अलग कारण है, लेकिन ये सर्वे एजेंसियां जो हैं, एग्जिट पोल्स करने वाली जो एजेंसियां हैं, वो तो वहां पर फेल हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्यों फेल हो रही हैं। और यहां एक चीज मैं और जिक्र करूंगा, आप देखिए, अगर आपको ध्यान हो, मेरे पास वो आंकड़े नहीं है लेकिन जुटाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2014 से पहले के जो एग्जिट पोल्स हुआ करते थे, सर्वे हुआ करते थे, ज्यादातर सही होते थे। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत हो गया, यहां इसी की हम चर्चा करने वाले हैं कि अब क्यों गलत हो रहे हैं। दरअसल अब गलत इसलिए हो रहे हैं, शुरुआत में ही हमने कहा कि ये मैथमेटिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है। ये अगर इसमें सैंपलिंग ठीक से की गई है और उनकी एनालिसिस बेहतर तरीके से की गई है, तो वास्तव में इनके नतीजे जो आते हैं वास्तविक नतीजों के अनुसार आते हैं। मतलब जो वास्तविक नतीजे आएंगे इनके नतीजों से बहुत मेल खाते हुए आते हैं। आप पिछले चुनाव देख लीजिए, आप 2009 का लोकसभा चुनाव हो, 2004 का लोकसभा चुनाव हो, उसके पहले के बहुत सारे विधानसभा चुनाव हो, कई चुनाव, कभी कभी कुछ गलतियां हुई होंगी और जो एरर की संभावना होती है, जैसे जब योगेंद्र यादव किया करते थे और वही कई सेफोलॉजिस्ट हैं, वो सारे किया करते थे। इवन जो अब गलत साबित हो रहे हैं उनके कई सर्वे पिछले सही रहे हैं। उसके पीछे कारण सबसे बड़ा ये है कि जो सुनने में आता है और जो सच्चाई भी है कि अब ये सर्वे एजेंसियां अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगा रही हैं, किसी के दबाव में, किसी के कहने पर, जानबूझकर या फिर किसी लालच में। और इनको सबको एक डेटा दे दिया जाता है कि आपको इसी के इर्द गिर्द इनके नतीजे दिखाने हैं, सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से। क्योंकि ये सारे नतीजे जब आपको हर बार उसी पार्टी को हर जगह जीतता हुआ दिखा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं? ऐसा तो है नहीं कि हर जगह जीते हैं, हारे भी हैं, लेकिन दिखा सब जगह रहे हैं। तो उनको एक दे दिया जाता है। और क्यों दे दिया जाता है? ताकि तब तक मनोबल बना रहे। मतलब ये चुनाव पूर्व सर्वे और फिर एग्जिट पोल्स का। चुनाव पूर्व सर्वे आएंगे तो उसमें एक आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा कि हाँ हम जीत रहे हैं, और विपक्षी पार्टी का आत्मविश्वास डिगा रहेगा। होता भी ऐसा है, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश की जाती है। और दूसरी ओर एग्जिट पोल्स में अगर दिखा दिया जाएगा, शेयर मार्केट बढ़ जाएगा और उसके बाद कम से कम 2-4 दिन की तो खुशी रहेगी, और एक माहौल बनाने की कोशिश कि नहीं, यहाँ पर ये डाउन नहीं है, अभी भी अप है। ये इस तरीके से ये किया जाता है। तो एक तो ये कि कहीं ना कहीं इनको दे दिया जाता है। दूसरी बात ये, इसके पीछे लालच भी हो सकती है, विपक्षी पार्टियों को एक अंडरमाइन करने की, उनको नीचा दिखाने की। और एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। कई बार तो ये होता है, कुछ लोग पहले से ही ग्रिप में आ जाते हैं, बीजेपी के नेताओं के जो दावे होते हैं वो उनको बिल्कुल सही मान लेते हैं। अब क्यों सही मान लेते हैं? सही इसलिए मान लेते हैं, क्या जो विपक्ष कहता है कि चुनाव आयोग उनकी मदद कर रहा है, या फिर किसी वजह से सही मान लेते हैं? इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब 2021 में विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहे थे, तो एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है और वो अपना खुद का एक उनका अपना मीडिया हाउस है और सर्वे भी कराते हैं। चुनाव के दौरान ऐसी बात हो रही थी तो उन्होंने पूछा, और हमको जो समझ में आता था हमने बताया पश्चिम बंगाल को लेकर, जो हमने सुना था, जो रिपोर्टर्स वहाँ गए हुए थे, बार बार जा रहे थे, उनकी रिपोर्टिंग के आधार पर। तो उन्होंने कहा कि यार बात तो सही है और मुझे भी ऐसी खबरें मिल रही हैं। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो और कई बड़े मीडिया हाउसेस में रह चुके हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अगर कहा है तो कुछ सोचकर ही कहा होगा। और हुआ क्या, गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसे कई चुनाव थे जिसमें जो संख्या बता दी थी उसी के इर्द गिर्द चुनाव के नतीजे भी आए थे। और वहां भी गृह मंत्री अमित शाह ने किसी इंटरव्यू में कह दिया था कि 200 सीटें हम जीत रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और बड़े दावे के साथ कहा था, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था। तभी प्रशांत किशोर का यह बयान आया था कि 200 तो आप छोड़ दीजिए, वो डबल डिजिट क्रॉस करने वाले नहीं है। कितने बड़े वो चाणक्य हैं मुझे पता है, आप देख लीजिएगा। और वो दिखाई पड़ गया। तो एक ये कि कई बार कुछ लोग इस प्रेशर में आ जाते हैं कि अगर गृह मंत्री ने कहा है, अमित शाह ने, वो बहुत बड़े चाणक्य हैं,
अगर उन्होंने कहा है तो इतनी जीत रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एग्जिट पोल्स वाले भी उस ग्रिप में आ जाते होंगे, ये सर्वे एजेंसियां भी उसमें आ जाती होंगी। अगर वही का वही अगर वो दे रही हैं जो उन्होंने कह दिया, उसी की इर्द गिर्द ये सीटें दिखा रहे हैं, तो कुल मिलाकर इस तरीके से अनसाइंटिफिक वे में, यानी अवैज्ञानिक तरीके से जब होगा, किसी के दबाव में होगा, किसी के कहने पर होगा, उनके नतीजे इसी तरीके से आएंगे। लेकिन अगर वास्तव में वैज्ञानिक विधि से, गणितीय विधि से सैंपलिंग जिस तरीके से की जाती है, उस तरह से सैंपलिंग की गई है, उसके लिए बाकायदा रिसर्च किया गया है, इस तरह से आंकड़े जुटाकर, सैंपल्स जुटाकर उनका अगर विश्लेषण किया जाता है, तो एग्जिट पोल्स के नतीजे भी बिल्कुल अनुमान के मुताबिक होते हैं, वास्तविक रिजल्ट से बिल्कुल मेल खाते हुए होते हैं, अन्यथा ऐसे ही होते हैं। अब जहां तक बिहार की बात है, तो बिहार को लेकर जो मेरा अनुमान है, मुझे ये लगता है कि वहां नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच है। किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, किसकी सरकार बनने वाली है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये गठबंधन जो है, ये गठबंधन वहां पर ऐसा है कि इसमें कोई पार्टी कभी भी किसी गठबंधन में जा सकती है, केवल कांग्रेस, वामपंथी दल और बीजेपी को छोड़कर। कांग्रेस और वामपंथी दल ये बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं, बीजेपी इनके साथ नहीं आ सकती। इसके अलावा बाकी सारे पार्टियों का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह आराम से हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सरकार किसी एक ही गठबंधन की बन रही है। सीटों की संख्या के लिहाज से जो मेरा अनुमान है वो ये है कि आरजेडी या तो नंबर 1 पार्टी बनेगी या जेडीयू होगी, और ज़्यादा संभावना मुझे जनता दल यूनाइटेड की दिखाई पड़ रही है। नंबर 2 की पार्टी वहाँ पर आरजेडी होगी, नंबर 3 की भारतीय जनता पार्टी होगी, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का नंबर आएगा। ये सीक्वेंस वहाँ पर होगा, और अब इसके आधार पर किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, और इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं। हमारे पुराने, आप जो इधर बीच बिहार चुनाव से संबंधित तमाम वीडियोस हैं, उनमें हमने बहुत विस्तार से इन चीज़ों का उल्लेख किया है। ग्राउंड से जो जानकारियाँ मिली हैं, हम खुद जाकर जो तमाम जानकारी लेकर आए हैं, और वहाँ मौजूद बहुत से लोगों से जो बातचीत करके जो हमको पता लगा है, उसके आधार पर हमने पिछले तमाम वीडियो बनाए हैं, और यहाँ भी ये बात हम आपसे कह रहे हैं। अब देखना है क्या कुछ होता है, लेकिन सर्वे एजेंसी और एग्जिट पोल्स पर आप इतना भरोसा मत करिए। भरोसा करना चाहिए, लेकिन भरोसा इन्होंने खोया इसलिए है क्योंकि जिस वैज्ञानिक तरीके से इसको किया जाता है, उस वैज्ञानिक तरीके से ये नहीं करते हैं, और नहीं करने का नतीजा है कि एक इतने विज्ञान की एक इतनी महत्वपूर्ण शाखा पर लोग सवाल उठाने लगे हैं। सबसे ज़्यादा हैरानी और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ वाली बात है वो ये है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अपना सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।